हम लोगों ने वर्क भी समझ लिया और हीट भी समझ लिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि वर्क को, हीट को और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को और आगे चल के इंथैल्पी को भी अलग अलग प्रोसेस के लिए सॉल्व करना है। देखो उसमें न्यूमेरिकल कैसा आता है, एग्जाम में आपको लिखा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा होगा तो उसके लिए कुछ अलग से फॉर्मूले होते हैं जो आपको पहले से पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अभी हमने जो लिखा था वो वर्क का जनरल फॉर्मूला था। अब हम लोग कुछ स्पेशल केस करेंगे जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। और उसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, वर्क, हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और आगे चल के इंथैल्पी को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग वही करते हैं। तो सब वो मतलब उसको स्टार्ट करने के पहले एक टर्म समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए, जो आपके पास कहता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आपके पास ध्यान रखना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, ये रिएक्शन नहीं प्रोसेस है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस को समझते क्या होता है। अगर कोई भी प्रोसेस फास्ट होता है, फास्ट मतलब कि सडनली हो गया, तो जो फास्ट प्रोसेस होगा वो क्या कराएगा, इरिवर्सिबल। और अगर कोई प्रोसेस स्लो होगा, धीरे धीरे होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, रिवर्सिबल। एक एग्जांपल समझते हैं इसको कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। एक सिस्टम लेते हैं और मैंने इसके ऊपर एक 1 kg का ब्लॉक रखा, 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। अब जैसे मैं इस ब्लॉक को हटाऊंगा तो देखो मास कम हो जाएगा, तो आराम से एक्सपैंड कर जाएगा। तो एक ही झटके में अपने मास को हटा दिया, सिस्टम एक्सपैंड हो गया। तो ये एक्सपेंशन क्या हो रहा है, सडन फास्ट एक्सपेंशन। तो ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब कैसा होता है, फास्ट प्रोसेस। तो जो फास्ट होगा वो कहलाएगा इरिवर्सिबल। अब एक काम करते हैं, देखो 1 kg है तो 1 kg का ब्लॉक को हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं कि हमारे पास नमक होता है, अरे टाटा नमक ले लो, देश का नमक। 1 kg नमक का पैकेट मैंने लाया, खोला और ऊपर डाल दिया। तो क्या करते हैं, 1 kg नमक का पैकेट मैंने इसके ऊपर फैला दिया, ठीक है, 1 kg नमक का पैकेट फैला दिया। अब है तो 1 kg, पर आप देखो क्या होगा, जब मैं एक नमक के पार्टिकल को हटाऊंगा तो थोड़ा सा मास कम होगा, और मास जब कम होगा तो थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा। फिर से मैं एक सॉल्ट को हटाऊंगा, फिर से मास कम होगा और फिर वो एक्सपेंशन होगा। वो जो एक्सपेंशन हो रहा है आपको दिख तो नहीं रहा है, पर आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आप दिमाग से सोचो तो हाँ, नमक हटा है, मास कम और एक्सपेंशन हो रहा है, पर आपको दिख नहीं रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत स्लो होता है, जो देख के लगे हो ही नहीं रहा है पर एक्चुअल में हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा होगा। जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है जिसको होने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब आप नमक को हटाते रहोगे, धीरे धीरे एक्सपेंशन होता रहेगा। कितने स्टेप में एक्सपेंशन होगा, इनफाइनाइट स्टेप में। तो ऐसा प्रोसेस कौन सा कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो 1 kg का सॉल्ट नमक हटाते रहा तो आपका एक्सपेंशन होता रहेगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, स्लो प्रोसेस। स्लो क्या, वेरी स्लो प्रोसेस। इसको हम लोग कई बार बोलते हैं दिस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब यह है कि आपको अपियर होगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, ऑलमोस्ट रुका हुआ। तो जो रुके हुए प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये आपके पास कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रखना है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में होता है, एक स्टेप, 2 स्टेप। जैसे 1 kg का ब्लॉक था, मैंने उसको हटाया तो एक ही झटके में मास कम हो गया, तो एक ही झटके में क्या हुआ, एक्सपेंशन। तो अगर एक्सपेंशन सडन होता है, फास्ट होता है, तो वो कैसा कहलाएगा आपके पास, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हमने ब्लॉक की जगह नमक लिया, एक एक पार्टिकल को मैं हटाता रहा, पार्टिकल को हटाते रहे तो मास धीरे धीरे कम होता रहेगा, एक्सपेंशन हो रहा है, पर नंबर ऑफ स्टेप क्या होगा, इनफाइनाइट, और एक्सपेंशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो स्लो प्रोसेस जो होगा वो कहलाएगा रिवर्सिबल। तो याद रखना है कि अगर प्रोसेस कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप में होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा फाइनाइट
नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप, तो ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ आपके पास होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप अगर इनफाइनाइट होगा तो प्रोसेस क्या होगा, मतलब प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। फाइनाइट स्टेप इरिवर्सिबल, इनफाइनाइट स्टेप आपका रिवर्सिबल। तो अगर आप एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को इनफाइनाइट स्टेप में करते हो तो वो रिवर्सिबल कहलाता है। ध्यान रखना, रिवर्सिबल का मतलब है कि नंबर ऑफ स्टेप्स आर वेरी लार्ज, सो वी कैन नॉट काउंट द नंबर ऑफ स्टेप। तो नंबर ऑफ स्टेप अगर लार्ज होगा तो वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। इफ नंबर ऑफ स्टेप्स आर फिक्स सो इट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्यों बताया, क्योंकि आगे हम लोगों को आइसोथर्मल में इसका यूज पड़ेगा। तो हम लोगों को देखो पहला प्रोसेस जो करना है वो करना है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको पहले से बता दिया है कि जो आपके पास डेल्टा टी, तो चलो पहले जीरो होता है, अब डेल्टा टी जीरो। अब इसमें जो भी केस आता है नॉर्मली एग्जाम में वो आइडियल गैस पे आता है, तो हम लोग आइडियल गैस पे सारा फोकस करेंगे। तो पहले से करें आइडियल गैस। अगर आइडियल गैस है तो मैंने इसके लिए पहले से बता रखा कि आइडियल गैस के केस में डेल्टा ई और डेल्टा एच। डेल्टा एच इंथैल्पी होता है, क्या होता है आगे समझेंगे। तो दोनों टर्म जीरो होता है। अगर डेल्टा ई जीरो है तो फर्स्ट लॉ से क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो क्यू प्लस डब्ल्यू विल बी जीरो, सो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो अगर आप वर्क निकाल लोगे तो हीट आ जाएगा, या हीट निकाल लोगे तो वर्क आ जाएगा। तो ये इनमें रिलेशन होता है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। डेल्टा ई का वैल्यू जीरो होता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम लोग इसमें केस लेते हैं, पहला केस। तो फर्स्ट केस करेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब हो रहा है कि एक सिस्टम, उसका हम लोग मतलब क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे। तो पहले एक्सपेंशन करेंगे, बाद में कंप्रेशन करेंगे। पहले एक्सपेंशन के अंदर भी दो केस होगा, पहले करेंगे रिवर्सिबल, बाद में करेंगे इरिवर्सिबल। तो देखो क्या होगा, तो फर्स्ट केस इज रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल का मतलब ये है कि बहुत स्लो प्रोसेस है, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। तो देखो हम लोग एक वही सिस्टम एज्यूम करते हैं और इसके ऊपर वही ढेर सारा नमक, सॉल्ट मान लेते हैं, सॉल्ट पड़ा हुआ है। तो हमें सिस्टम में से सॉल्ट को हटाते हुए रहना, एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो अब समझो मान लेते रुका हुआ है, तो P इंटरनल और P एक्सटर्नल तो दोनों सेम होगा, रुका हुआ है। अब देखो ऐसा होता है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अगर आप एक पार्टिकल को हटाओगे तो उसको हटाने के बाद भी जो बाहर के प्रेशर में जो चेंज होगा वो निग्लिजिबल होगा, ऐसा नहीं पर चेंज निग्लिजिबल होगा। तो आपको अपियर क्या होगा, बाहर का प्रेशर नियरली कांस्टेंट है और स्टार्टिंग में रुका हुआ है, तो क्या होगा, P एक्सटर्नल जो होगा वो P इंटरनल के इक्वल होगा। और अंदर वाले गैस पे, आइडियल गैस के लिए करें अंदर वाले पे, क्योंकि कंटेनर लॉक है तो अंदर वाले पे PV इक्वल टू nRT होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो आप P एक्सटर्नल को लिख सकते हो, वो होगा nRT बाई V, जी कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है कि लगातार पार्टिकल हटा रहे हो तो लगातार वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, लगातार चेंज हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो dV इक्वल टू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल, और ये होता है dV। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो वैल्यू रखते हैं, तो ये होगा nRT dV बाई V। इनिशियल वॉल्यूम इज V1, फाइनल वॉल्यूम इज V2। आप लगातार पार्टिकल को हटाते रहोगे तो लगातार वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, सो वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट। कंटेनर क्लोज है तो मोल कांस्टेंट होगा, प्रोसेस है, रिएक्शन नहीं हो रहा, मोल कांस्टेंट होगा। और आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है पर यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, तो बाहर निकालेंगे टेम्परेचर T1 से T2, सॉरी टेम्परेचर नहीं वॉल्यूम, सो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है V1 से V2 dV बाई V। dV बाई V का इंटीग्रेशन ln V सबको पता होगा,
दिस इज कन्वर्टेड इनटू लॉग ln मतलब बेस ई होता है, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करो nRT log V2 by V1 और ये आपके पास होगा वर्क का फॉर्मूला, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला आ गया। तो वर्क क्या होता है -2.303 nRT log V2 by V1, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला आ गया। अब हीट क्या था, हीट था माइनस टाइम W, तो हीट का वैल्यू प्लस 2.303 nRT log V2 by V1। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक बात याद रखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सो V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें अंदर रिप्लेस करते हैं। तो ये जितने भी फॉर्मूले मैंने आपका बॉक्स के अंदर रखे, ये सब आपको याद रखना है, ये सब का यूज पड़ता है डायरेक्टली न्यूमेरिकल में सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल से फॉर्मूले आपको सारे याद रखने हैं। इसको रिप्लेस करेंगे, सो वर्क विल बी माइनस, बल्कि इसको रिप्लेस कर देते हैं और मैं इसको अंदर भी इसको उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 2.303 nRT log V2 by P1। ये ध्यान रखना है कि V2 by V1 की जगह आएगा P1 by P2, पर मैंने माइनस को अंदर भेज दिया है तो इसीलिए इसको पलट दिया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वैल्यू आएगा और हीट इक्वल टू क्या होगा प्लस 2.303 nRT log P1 by P2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और कब, जब प्रोसेस कैसा होगा रिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल का प्रोसेस ये होगा। अब हम लोग इसमें एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, पीवी कर्व। पीवी कर्व में ध्यान रखना एरिया अंडर द कर्व वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, तो वही लिख लेते हैं। तो ये आपके पास P वर्सेस V का कर्व, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है तो P1 V1, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये होगा P2 V2। आपके मन में एक डाउट आएगा कि मैंने ये जो y एक्सिस वाला है उसको पहले लिखा है जबकि लिखा जाता है x, y, ठीक है। तो आपके मन में डाउट आएगा तो मैं लिख देता हूँ, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं लिख देता हूँ V1, P1, ठीक है। और ये आपके पास को x एक्सिस वाला पहले लिखते हैं तो ये होगा V2, P2। ये आपके लिए इररिलेवेंट, आप क्या पहले लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री में। तो एक्सपेंशन होगा तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा होगा और इसके नीचे का एरिया, ये एल कर्व है और इसके नीचे का एरिया होगा एरिया अंडर द कर्व, जो ये होगा वर्क डन। तो यही आपका होता है वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व। तो ये हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसके लिए हमारा वर्क डन का ही फॉर्मूला आएगा। अगर प्रोसेस आपके पास इरिवर्सिबल होता है तब देखो क्या होगा। एक प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि प्रोसेस कुछ फिक्स स्टेप में होगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो वही समझते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो सपोज करते हैं प्रोसेस हो रहा है 1 स्टेप में, तो इसको देखते कैसे होगा। ये एक सिस्टम लेते हैं और सिस्टम ये रुका हुआ है और इसके ऊपर ब्लॉक है, अंदर का प्रेशर P1, बाहर का प्रेशर भी P1, ठीक है, रुका हुआ है। जैसे ही ब्लॉक को आप हटाओगे, मान लेते ब्लॉक को आपने हटाया तो हटाते ही बाहर का पहले प्रेशर कम होगा। देखो पहले आप ब्लॉक को हटाओगे और हटाने से पहले प्रेशर कम होगा और उसके बाद वो एक्सपैंड करेगा। तो जैसे ब्लॉक को आप हटाओगे तो प्रेशर हो जाएगा P1 से P2, ब्लॉक को आपने हटा दिया। अब जब एक्सपैंड करेगा तो किस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड करेगा, P2। तो आपको जो P एक्सटर्नल लेना है वो आपको P2 लेना है। P एक्सटर्नल क्या होता है, बाहर का प्रेशर। लास्ट वाले में क्योंकि लगातार चेंज हो रहा था इसलिए हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, इस बार ऐसा नहीं है। एक सिंगल ब्लॉक है, आपने हटा दिया, प्रेशर हो गया P1 से P2। अब इस सिस्टम एक्सपैंड करेगा अगेंस्ट द P2 प्रेशर। तो देखो वर्क का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा माइनस P2 V2 माइनस V1। प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक ग्राफ देखते हैं। दो ग्राफ से आपको सबको समझ में आ जाएगा। ये ध्यान रखना है माइनस साइन सिर्फ साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो P वर्सेस B का कर्व है। तो देखो पहले आपके पास क्या है, वॉल्यूम है V1 और प्रेशर है P1। जैसे ही आपने देखो बाहर का प्रेशर है P1 तो अंदर का प्रेशर भी होगा P1। जैसे आप ब्लॉक को हटाओगे तो ब्लॉक को हटाते ही क्या होगा, अभी अंदर का प्रेशर चेंज नहीं हुआ पर ब्लॉक को हटाते ही क्या होगा, बाहर का प्रेशर क्या होगा, चेंज हो गया। तो क्या होगा
ब्लॉक को हटाते ही बाहर का प्रेशर आपके पास चेंज हो गया है, तो ये होगा वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम V1 रहा और प्रेशर P1 की जगह क्या होगा P2। आपने जैसे ब्लॉक को हटाया तो प्रेशर क्या होगा P1 की जगह आ गया P2। अब बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो ऑब्वियस एक्सपैंड करेगा, जब एक्सपैंड करे तो बाहर का प्रेशर क्या है P2। तो अब जब एक्सपैंड करेगा तो पहले प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा तो वॉल्यूम होगा V2 और प्रेशर क्या रहेगा P2। तो जब एक्सपैंड कर रहा है तो बाहर का प्रेशर क्या था P2, और इस कर्व के नीचे का जो एरिया अंडर द कर्व यही होता कर्व। तो आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया यही आएगा P2 V2 माइनस V1, पर माइनस साइन को लगाए साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब हम लोग इसको, ये हम लोगों ने जो प्रोसेस किया ये कितने स्टेप में किया, 1 स्टेप में। अब ये जो प्रोसेस, इसको ये जो प्रोसेस है अब हम लोग इसको 2 स्टेप में करते हैं, 2 स्टेप में। तो एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप को कंपेयर करना चाहते हो तो मास सेम लेना है। मास सेम लेने का मतलब ये है कि जैसे ही सिस्टम में सपोज करते 1 kg का मास है, आपने पहली बार हटाया, हमने स्टडी कर लिया। अब सेकेंड टाइम ये नहीं करना कि 1 kg के 2 मास लिए, तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड टाइम क्या करेंगे, 1 kg के मास को हाफ kg और हाफ kg में 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मास सेम लेना जरूरी नहीं, कम और ज्यादा ले सकते, पर टोटल मास 1 kg लेना है। तो 2 स्टेप में क्या होगा, मास सेम है पर अब नंबर ऑफ स्टेप क्या हो जाएंगे 2। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, 1 kg को मास को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप हो जाएगा 3। तो ऐसे धीरे धीरे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते जाएंगे, और जब नंबर ऑफ स्टेप इनफाइनाइट हो जाएगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल। समझ में आ रहा है ना, तो यही होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो 2 स्टेप में क्या होगा, पहले प्रेशर होगा P1 और वॉल्यूम होगा V1। आपने एक ब्लॉक को हटाया, जैसे मान लेते हैं ये 2 ब्लॉक है, तो बाहर का प्रेशर P1। आप जैसे ब्लॉक को हटाओगे तो प्रेशर P1 से हो जाएगा P2 और वॉल्यूम V1 ही रहेगा। उसके बाद एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो उसके बाद एक्सपेंशन होगा, तो उसका एक्सपेंशन होकर क्या होगा P2 और V2। समझ में आ रहा होगा, पहले ब्लॉक को हटाया फिर एक्सपेंशन और फिर रुक जाएगा, रुक गया फाइनली। और जब रुक जाएगा तो दूसरे वाले को भी हटा देना, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर प्रेशर हो जाएगा P2 से P3, वॉल्यूम होगा V2, और फिर दोबारा एक्सपेंशन होगा तो होगा P3 और V3। समझ में आ रहा होगा सबको ये। तो आप जब ब्लॉक पहली बार हटाओगे तो प्रेशर चेंज होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर आप जब दोबारा ब्लॉक को हटाओगे फिर प्रेशर चेंज होगा, फिर एक्सपेंशन होगा। तो इस केस में देखो फॉर्मूला क्या आएगा, वर्क का फॉर्मूला, पहली बार क्या होगा, प्रेशर P1 से P2 चलेगा, उसके बाद एक्सपेंशन, तो P2 V2 माइनस V1, और फिर सेकेंड टाइम के लिए माइनस P3, और ये होगा V3 माइनस V2। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा ये। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक कर्व को देखते हैं। तो ये जो है हम लोगों ने जो भी किया, इसको बहुत अच्छे से समझने के एक कर्व को समझते हैं। तो कर्व है PV कर्व को देखते हैं कि ये जो भी है ये कैसे आ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या था, आपके पास ये है वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1। पहली बार आपने ब्लॉक हटाया तो क्या हुआ, प्रेशर आपके पास P2 हो गया और एक्सपेंशन नहीं हुआ, एक्सपेंशन उसके बाद होगा, तो उसके बाद इसका एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर P2। ठीक है, एक ब्लॉक हटाया, एक्सपैंड किया, रुक गया, फिर हटाया ब्लॉक, फिर एक्सपैंड किया, फिर रुक जाएगा। तो जैसे सेकेंड ब्लॉक को हटाएंगे तो पहले क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम V2 रहेगा और प्रेशर डिक्रीज कर गया, P3 हो गया, और उसके बाद क्या होगा, फिर से एक्सपेंशन होगा, और ये होगा V3, P3, और इसके नीचे का एरिया अंडर द कर्व, यही आपके पास क्या कहलाता है, वर्क डन। तो यही आपका होगा वर्क डन। अब इसमें एक बात समझने की है, देखो जब आप इसको 1 स्टेप में कर रहे थे तो देखो क्या हो रहा था, आपका प्रेशर P1 से P2 यहाँ आ रहा था और फिर एक्सपेंशन हो रहा था। आपने जब इसको 2 स्टेप में किया तो देखो यहाँ से यहाँ आया, फिर एक्सपेंशन, फिर यहाँ से फिर यहाँ एक्सपेंशन, तो देखो एरिया अंडर द कर्व बढ़ गया, एरिया अंडर द कर्व बढ़ गया, इसका मतलब कि वर्क डन बढ़ गया। अब माइनस साइन के साथ कंपेयर नहीं करना, माइनस साइन सिर्फ क्या बता रहा है आपको, एक्सपेंशन का सिंबल है,
कि वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर मान लो एक जगह लिखा -20 किलो जूल वर्क और एक जगह लिखा -50 किलो जूल वर्क, कोई पूछे कौन ज्यादा वर्क है तो आपको बताना है -50 किलो जूल। यहाँ मैथ्स नहीं लगाना है कि सर -20 बड़ा होता है, -1 इंडिकेट करता वर्क डन बाय द सिस्टम। तो 50 किलो जूल वाला का वर्क ज्यादा है, 20 किलो जूल वाले का कम है, तो मैथ्स नहीं लगाना है, ध्यान रखना है बात को। अब यहाँ पे देखो 1 स्टेप में यहाँ तक आया और फिर एक्सपेंशन हो रहा था, 2 स्टेप में यहाँ फिर एक्सपेंशन, फिर यहाँ फिर एक्सपेंशन। तो आपने क्या ध्यान दिया कि जब नंबर ऑफ स्टेप बढ़ है तो वर्क डन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपको बताना था। तो अब होता क्या आपके पास, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन लिखना है, इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ेगा अमाउंट ऑफ वर्क डन भी बढ़ेगा। सो वर्क डन इज मिनिमम व्हेन प्रोसेस टेक प्लेस इन 1 स्टेप एंड वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन प्रोसेस टेक प्लेस इन इनफाइनाइट स्टेप। तो वर्क डन जो होगा ये मिनिमम होगा, तो जब कैसा होगा, जब होगा आपके पास 1 स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये सिंपली इसको बोल सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और वर्क डन जो होगा ये मैक्सिमम होगा जब आपके पास होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो याद रखना है कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन इज मैक्सिमम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क डन इज मिनिमम फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस।